नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो TMH की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज, ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं, तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा, तो वो ये रहा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का ही लेक्चर है, राइट। इसके पिछले वाले लेक्चरों में अगर हम बात करें हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म से पहले हमने देखा था बुद्धिज्म के बारे में। ये दो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोगों ने बात की थी महाजनपदा पीरियड की, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको इस लेक्चर को लिंक करना है। हम अपनी अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हमने इसको स्टार्ट किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो समवेयर अराउंड 3300 से शुरू होती है, राइट। उसमें हम आगे चलते अब पहुंचे हैं ये जब हड़प्पन डायनेस्टी आपकी या इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त होती है, तब हमने पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन, जो हमें लेके आ जाती है 600 BC तक। 600 से 300 BC तक हमने देखा 16 इतने बड़े किंगडम हुए, इतने बड़े साम्राज्य हुए, जिनको हम लोगों ने महाजनपदा पीरियड के अंतर्गत पढ़ा। उसके बाद जो 16 महाजनपद थे, उन सारे महाजनपदों को खत्म करके एक जनपद इमर्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में अलग अलग डायनेस्टीज आई, जैसे कि हरणक्या डायनेस्टी आई, नंदा डायनेस्टी आई, और उसी कतार में अगर हम बात करें तो आता है हमारी मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर। ये वही साम्राज्य है जिसने हमारे भारतवर्ष को काफी काबिल ऐसे राजा दिए, महाराजा दिए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका द ग्रेट, जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अमर हो चुके हैं, मतलब जिनको हम आज तक पढ़ते हैं, जिनकी हम नीतियां पढ़ते हैं। ऐसे राजनीतिज्ञ जैसे जिनका नाम है अपने विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, राइट। तो चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इस पीरियड पे आ गए हैं। अगर हम मौर्यन एम्पायर की टाइमलाइन के बारे में पढ़ते हैं तो ये आपका चलता है 324 BC से लेकर 187 BC तक। ये एक ऐसा साम्राज्य है जिसके पेट्रोनाइजेशन ने दो इतने बड़े रिलीजन को बढ़ावा दिया। स्पेशली अगर बात की जाए बुद्धिज्म, जैनिज्म की।
चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी, उन्होंने जैनिज्म को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसारा, उन्होंने बढ़ावा दिया अजीविका सेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ नियति में बिलीव करता है सेक्ट। उसके बाद अशोका द ग्रेट आते हैं और वो बिंदुसारा बोला, वो बुद्धिज्म को पेट्रोनाइजेशन देते हैं। तो आज इसी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे हम, और प्रोबेबली ये 2 से 3 लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मौर्यन एम्पायर के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली अशोका के ऊपर, और उनके क्या इंटरेक्शन रहे दुनिया भर के साथ, सोसाइटी के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल सिस्टम कैसा था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये आप अगर देखें कि मौर्यन एम्पायर की स्थापना कितना ज्यादा वाइड एरिया है, यहां पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इनकी सिटीज थी या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट साइट्स हैं, जैसे बराबर केव, नागार्जुनी केव इसी के आसपास हैं, बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सारनाथ इंपॉर्टेंट जगह है ना, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो इन सारी जगहों के अभी नाम आएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और ये मैप भी दोबारा आएगा। तो भाई जो मौर्यन पीरियड है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक रिमार्केबल पीरियड है। ये एक ऐसा पीरियड, ये एक ऐसी डायनेस्टी, एक ऐसा पीरियड था मौर्यन पीरियड, जब हमने देखा कि पूरा सब कॉन्टिनेंटल एक एम्पायर स्थापित हुआ था। सब कॉन्टिनेंटल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये अपने आप में, इसमें भारत आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, थोड़ा बहुत ईरान का एरिया आ रहा है, तो ये काफी विख्यात था, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइम पे जो डेवलपमेंट हुए वो काफी इनोवेटिव थे, गवर्नेंस की जो स्ट्रेटेजी थी वो काफी स्टेबल थी, और मॉडर्न टाइम के लिए भी कई हद तक एप्लीकेबल है। अगर बस कुछ इंडिया का पार्ट छोड़ दिया जाए, जैसे कि केरला, तमिलनाडु या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके अलावा मौर्य जो थे उन्होंने पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज किया है। मॉडर्न पीरियड की हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो इसके जानकारी के लिए हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, इतने सोर्सेज कि उनसे हमें इतने डायमेंशंस के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से इनके बारे में हमें पता भी बहुत है और क्वेश्चंस भी काफी बना लेते हैं हम लोग। और ये एक ऐसा पीरियड माना गया है दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक पीरियड। ऑथेंटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इसके बारे में एकदम क्लियर कट हमें अंडरस्टैंडिंग है कि कौन राजा था, कब तक राजा था, कहां पे राज कर रहा था, क्या उसने किया, कौन सी वॉर लड़े, इसीलिए इसे मोर ऑथेंटिक मानते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं। देखो, दिक्कत तब हो जाती है या तो एक भी सोर्स ना हो, या दिक्कत तब भी हो जाती है जब बहुत सारे सोर्सेज हो, क्योंकि किसी में कुछ मेंशन है, किसी में कुछ। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मेगस्थनीस जो थे, जो एक ट्रेवलर हैं, इंडिया आते हैं वो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने एक किताब लिखी, उनकी संरचना का नाम है इंडिका। इंडिका में जो चीजें हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया इंडिया में 7 क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ईरान से बोरो किया हुआ था, और उसी बेसिस पे उन्होंने इंडिया में भी 7 क्लासेस बोल दी, जबकि हमें पता है ऋग्वेदिक टाइम से हमारे यहाँ तो चार ही कास्ट चली आ रही हैं। तो ऐसे टाइम पे फिर दिक्कत हो जाती है जब मल्टीपल सोर्सेस हों और हमें उनके बीच में कॉन्ग्रुएंस बिठाना, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी हो। तो जैसे सोर्सेस के अगर नाम बोले तो कौतल्य महाराज की अर्थशास्त्र अपने आप में एक विख्यात किताब है, मेगस्थनीस की इंडिका, सिमिलरली रुद्र दमन। आप लोग ये बता सकते हैं रुद्र दमन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो रुद्र दमन ने दीवारों पे जो बोलते हैं ना, पत्थरों पे अगर कुछ लिख देते हैं उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो ऐसे जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन उन्होंने लिखे हैं रुद्र दमन के टाइम के, उससे भी हमें पता चलता है। उससे हमें क्या पता चलता है कि जो सुदर्शन लेक है वो चंद्रगुप्त के साम्राज्य जब चल रहा था उसके दौरान बनवाई गई थी सुदर्शन लेक। यहां से 2 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मुझे। पहला क्वेश्चन ये बताएंगे रुद्र दमन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? राष्ट्रकूटा से थे या किस से थे? मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता। सेकंड है सुदर्शन लेक कहां पे है? हमारे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों, क्योंकि रुद्र दमन भी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट किंग है और सुदर्शन लेक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कहां पे है। तो जो हमारे मौर्यन डायनेस्टी के स्थापना जिन्होंने की थी उनके काल में सुदर्शन लेक को बनाया गया। सिमिलरली अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, अशोका ने करीब करीब, जैसे एडिक्ट क्या होता है, जैसे पत्थरों पे, उनको हम लोग बोलते हैं रॉक एडिक्ट, या पिलर, उन्होंने बहुत सारे पिलर बनवाए थे, जैसे सारनाथ पिलर, मेहरुली पिलर और भी बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे। तो उन पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको एडिक्ट्स बोला गया। तो ऐसे करीब करीब 14 मेजर एडिक्ट हैं, 6 माइनर एडिक्ट हैं, 7 पिलर एडिक्ट हैं। तो इनसे भी हमें उस एम्पायर, उस टाइम के बारे में काफी कुछ पता चलता है। कुछ और सोर्स की बात करें तो जैन
जैनिज्म रिलीजन के ऊपर एक बंदे थे हेमचंद्र, उन्होंने एक किताब लिखी थी परसिस्था परवान, जो कि चंद्रगुप्त के कनेक्शंस के बारे में बताती है, जैनिज्म से उनके क्या कनेक्शन थे। सिमिलरली विशाख दत्ता के द्वारा रचित मुद्र राक्षिका से भी हमें 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। इसमें हमें पता चलता है कि जो चाणक्य थे, चाणक्य की जो नीतियां थी वो किस तरीके से चंद्रगुप्त के एनिमीज के ऊपर काम करती थी। सिमिलरली डंडन करके एक महापुरुष हुए, उन्होंने एक किताब लिखी थी दशा कुमार चरिता, उससे हमें पता चलता है। बाणभट्टा की कादंबरी, इससे में, और ये देखिए यहां से आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस पर्टिकुलर इंसान ने कौन सी किताब लिखी है या ये किताब किस राइटर के द्वारा लिखी गई, तो डायरेक्टली आ जाएगा कादंबरी इज रिटन बाय, तो बाणभट्टा। या फिर दशा कुमार चरिता ये किसने लिखी, डंडन ने। मुद्र राक्षिका ये किसने लिखी, विशाख दत्ता ने। ठीक है, तो ये आप लोग याद करते जाइए। फिर सिमिलरली बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, इसमें 3 किताबों की ट्रिनिटी को माना जाता है। जैसे हम लोग भगवान की ट्रिनिटी मानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसी 3 किताबें उनको हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की ट्रिनिटी मानते हैं। महावंशा, मिलिंदापानो और महाभाष्य। मिलिंदापानो में काफी बार क्वेश्चन आया है कि मिलिंदापानो इज अ डायलॉग बिटवीन मिलिंद, यानी जिनको मिनेंद्र के नाम से भी जानते हैं, और एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके बीच का ये कॉमेंट्री है या डायलॉग है, जिसके बाद वो इतने इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो आप ये बताइए, मिलिंदापानो, एक तरफ है मिलिंद और दूसरी तरफ जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनका नाम क्या है। महावंशा, मिलिंदापानो और महाभाष, यानी M3 जो है, ये इसको बोलते हैं बुद्धिस्ट ट्रिनिटी। उसके बाद बुद्धिज्म में दीपवंशा, अशोक वादना, दिव्य वादना, ये और 3 टेक्स्ट हैं जिससे हमें अशोका के बारे में पता चलता है। ये ऊपर वाले जो 3 टेक्स्ट थे M3, इनसे चंद्रगुप्त की लाइफ के बारे में पता चलता है। उसके अलावा दीपवंशा, अशोक वादना और दिव्य वादना और थोड़ी बहुत महावंशा, इससे हमें अशोका के बारे में पता चलता है। फिर है बम सथा पक्षिणी, ये एक कॉमेंट्री है 10वीं शताब्दी की, जिससे हमें पता चलता है चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच ही के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में। उसके बाद मामूलानर्स का रेफरेंस टू दी साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ मौर्य, दैट ऑल्सो गिव एन इंप्रेशन अबाउट दी मौर्यन पीरियड, कि किस तरीके से मौर्यन का अलायंस था सदर्न पावर के साथ, जो कि कर्नाटका में स्थापित थे, जिनको कौसर बोला जाता था, और किस तरीके से मौर्यंस कंटिन्यूअसली इंटरफियर करते रहते थे साउथ की पॉलिटिक्स में। तो इतने सारे टेक्स्ट, इतना सारा लिटरेचर है जिससे हमें पता चलता है मौर्यन पीरियड के बारे में, और जिसमें से सबसे 2 ज्यादा सिग्निफिकेंट जो हैं, जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका किताब। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि ये मौर्यन साम्राज्य में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसकी स्थापना में इन्होंने ही चंद्रगुप्त को पूरा केपेबल बनाया, पढ़ाया, मतलब एक तरीके से उनको इतना निपुण बनाया कि उन्होंने इतने बड़े एम्पायर की स्थापना करने में वो सक्षम रहे। तो इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, एक तरीके से ग्रुप ऑफ किताब लिखी गई थी, जिसको अर्थशास्त्र बोला गया, जो कि आज के टाइम में भी काफी एप्लीकेबल है। तो देखते हैं क्या है भैया। इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड डिटेल्ड ट्रेटाइज जो आज तक इंडिया में प्रोड्यूस की गई है। जो अर्थशास्त्र है, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, यानी इकोनॉमिक वेलबींग कह लो, फाइनेंशियल वेलबींग कह लो, लेकिन इसमें कुछ स्टेट क्राफ्ट के साइंस के बारे में भी बताया गया है। तो अर्थशास्त्र का ये होता है मतलब, अर्थ का मतलब होता है मटेरियल वेलबींग, ठीक है। यानी अगर आप मटेरियली यानी फाइनेंशियली अगर आप वेलबींग होंगे तो ये ज्यादा अच्छा है देन बोथ धर्म एंड काम। अर्थशास्त्र के अंतर्गत 15 किताबें आती हैं, जिनको लोग बोलते हैं आधिकरण। आधिकरण यानी 15 किताबें हैं, जिनका एक तरीके से किताब ना बोलते हुए उन्हें आधिकरण बोलते हैं। जिनमें से पहली जो 5 किताबें हैं वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो हमारा साम्राज्य है उसको अंदर से कैसे चलाना है उसके बारे में है। 15 में से 5 किताबें। उसके बाद 8 जो किताबें हैं वो इंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी फाइनेंशियल रिलेशनशिप यानी डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशनशिप यानी डिप्लोमेसी के बारे में बताता है। और जो 2 बुक हैं वो मिसलेनियस टॉपिक से डील करती हैं। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के जो चीफ मिनिस्टर थे कौटिल्य जी, उनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताया गया है। चाणक्य
को चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्ता भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनको कंपेयर किया जाता है, जो यूरोप में रेनेसो आया था उसके एक राइटर हैं निकोलो मैकियावेली, जिन्होंने प्रिंस नाम की एक किताब लिखी है, ऑथर हैं जो उसके, उनके साथ इनको कंपेयर किया जाता है कि कितने ज्यादा ये जो चाणक्य है वो एनलाइटेंड थे, कितने ज्यादा महान हैं। ये जो किताबें थी वो पता लॉस्ट हो चुकी थी और उनको ऐसा मान लिया गया था अब ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन फाइनली जो पाम का पत्ता होता है उस पे उसकी एक कॉपी मिली जो रीडिस्कवर की गई 1905 में आर सामा शास्त्री के द्वारा 1905 में। जो पाम ट्री पे जो लिखा हुआ है, जो पाम के पत्तों पे लिखा हुआ है, उसका जब रेडियो कार्बन डेटिंग करके देखा तो पता चलता है वो 250 बीसी में लिखी गई थी। तो उससे हमें ये पता चलता है कि उन्हीं के टाइम की है। और इसमें ऐसा माना गया कि उन पत्तों पे जो लिखा हुआ है वो कौटिल्य के खुद के मेन आइडियाज थे। उस किताब में बहुत सारे टॉपिक्स को डील किया गया था, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई थी, जो कि किसी भी एक रूलर को इफेक्टिव गवर्नमेंट रन करने में काफी मदद करती है। उसमें डिप्लोमेसी और वॉर के बारे में भी काफी कुछ दिया हुआ था। उसके अलावा लॉ कैसा होना चाहिए, प्रेजेंस कैसे होने चाहिए, टैक्सेशन एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजों के बारे में दिया हुआ था। गॉट इट? तो ये तो हो गई भैया कौटिल्य या हमारे विष्णुगुप्ता के बारे में। कौटिल्य के जो आइडियाज हैं अर्थशास्त्र में, वो ऐसा बोला जाता है वो काफी प्रैक्टिकल और अनसेंटिमेंटल हैं। प्रैक्टिकल यानी आप उन्हें प्रैक्टिस में ला सकते हो, अनसेंटिमेंटल यानी इररिस्पेक्टिव कौन क्या सोचेगा, क्योंकि जैसे उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में लिखा है कि एसेसिनेशन करना कब मोरली अपराइट है, कब आपको अपने फैमिली मेंबर्स को मारना है, एक राजा को, सीक्रेट एजेंट्स को कैसे मैनेज करना है, जो हम लोग डिप्लोमेसी के तहत ट्रीटी करते हैं उनको कब वायलेट करना है, और दूसरे मिनिस्टर्स के ऊपर हम लोगों को किस तरीके से उनकी क्या कहते हैं स्पाई, मतलब एक तरीके से उनकी खोजबीन करवानी चाहिए। ये जो किताबें हैं इसमें राजा की मोरल ड्यूटीज के बारे में है। और ये बोलता है, ये जो बिलीव करते हैं कौटिल्य जी, वो बिलीव करते हैं पैटर्नल डेस्पोटिज्म। ये क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, पैटर्नल का तो मतलब होता है पिता, और डेस्पोटिज्म का मतलब होता है, देखो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है कि इसका मतलब ये होता है एक सेंट्रल अथॉरिटी जो कि राज करती है। एक तरीके से आप इसे ऑटोक्रेसी से समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो आपके सिटीजन हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं, लिमिटेड उनको अलाउंस, मतलब लिमिटेड उनको छूट दी जाती है। और पैटर्नल मतलब एक पापा, एक पिता की तरह जो अथॉरिटेटिव हो, राजा एक ऐसा होना चाहिए। और यहां पे एक संदर्भ, एक एक्सर्प्ट दिया हुआ है उसी किताब का, कि जो उसके एक राजा के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो खुशी है वही राजा की खुशी है, उनका जो वेलफेयर है वही राजा का वेलफेयर है, उसका प्लेजर, राजा का प्लेजर अच्छा नहीं है, जबकि जो उसके सब्जेक्ट का प्लेजर है, यानी जो सब्जेक्ट जो उनके सिटीजन्स हैं उनकी जो खुशी है वही राजा, वही सही खुशी है, वही सच है, वही अच्छा है। गॉट इट? तो यहां पे आपको ये जो एक मैप है जो कि एक तरीके से एवोल्यूशन दिखा रहा है कि पहले आता है मगध इमर्ज होता है, फिर नंदा डायनेस्टी स्थापित होती है, फिर एक क्रॉनिकल, एक कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि जब चाणक्य नंदा के दोस्त थे और उसके पास जाते हैं, कुछ चीज भेंट मांगते हैं, वो उनका बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उपहास करता है, अपमान करता है। उस अपमान के घूंट को पीते हुए वो एक शपथ ग्रहण करते हैं कि वो नंद वंश को बर्बाद कर देंगे। जो उनके आखिरी रूलर भी थे धनानंदा, उन्होंने उनका बहुत बेइज्जती की थी। तो फिर वो आते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाते लिखाते हैं, शस्त्र की ज्ञान, अस्त्र का ज्ञान देते हैं, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य उनका एक एम्पायर बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर है वो एक्सपेंड करता है वेस्ट की तरफ। फिर क्या आता है मौर्यन एम्पायर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो सलेखना, मतलब वो क्या कहते हैं इच्छा मृत्यु ले लेते हैं एक तरीके से, और उनके बेटे आ जाते हैं राजगद्दी पे, बिंदुसारा। तो फिर और ज्यादा एक्सपेंशन होता है, और फाइनली आ जाता है अपना अशोका, जो ये एरिया दिखाया, ये दिखाया कलिंगा को, जिसको फिर अशोका ने जीत लिया था। और ये देख रहे हो संपूर्ण भारत स्थापित होता है। क्लियर? बढ़िया। ये रहे आपके चाणक्य जी। इनके बारे में आपको अच्छे से याद कर लो, समझ लो किस टाइम पीरियड में थे। अब दूसरी किताब जो अपने आप का काफी सिग्निफिकेंस है, स्पेशली फ्रॉम द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, टू फेच द नॉलेज, टू गेन द नॉलेज अबाउट द मॉडर्न पीरियड। ये मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। अब ये मेगास्थनीज हैं कौन? ये ग्रीक एम्बेसडर थे, स्पेशली इनको भेजा गया था
एक ग्रीक राजा है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम है मेगास्थनीस, और किसके कोर्ट में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। ये आए और ये आके कहाँ रहे? मौर्यन कैपिटल, उस टाइम पे जो मौर्यंस की कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र, वहां पे आके रहे। इन्होंने एक किताब लिख दी बैठे बैठे, उसका नाम दिया गया इंडिका। ये वैसे किताब तो सर्वाइव नहीं करी, लेकिन इसके कुछ फ्रेगमेंट्स प्रिजर्व किए गए, कहाँ पे? ग्रीक में, और कुछ एक हिस्टोरियन है डियोडोरस, उनके कामों से हमें इनके काम के बारे में पता चलता है। फाइन। उसके अलावा स्ट्रैबो, प्लिनी, आर्यन, इन सब लोगों के से हमें पता चलता है इनके बारे में। अब इंडिका जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिका जो किताब है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोलती है कि एक चौकोर आकृति यानी क्वाड्रिलेटरल शेप की एक कंट्री है जो कि साउथ और ईस्ट में पानी से घिरी हुई है। सदर्न और ईस्टर्न एंड में, यानी सदर्न एंड में आपका ये आ जाता है पाक बे एंड ऑल, है ना, और ईस्ट में आपका आ जाता है बे ऑफ बंगाल, राइट। तो उन्होंने बोला वो पानी से घिरा हुआ है और क्वाड्रिलेटरल शेप का है, और बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल शेप का लगता भी है। जब मैंने अभी आपको मैप दिखाया था तो इस टाइप का कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनना था, राइट। तो ये क्या लग रहा है? चौकोर आकृति लग रही है। इंडिका ने सबसे पहली बात तो ये बोली। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला, इन सारे जितने भी राइटर्स हैं इनसे ये पता चलता है कि जो ग्रीक्स थे वो यहाँ पे जो इंडियन एनिमल्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की जो कहानियाँ, किस्से कहानियाँ हैं, जो लोकगीत और लोक कहानियाँ हैं, उनसे काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। ग्रीक ने बोला, ग्रीक जो हैं उनसे हमें पता चलता है कि उनसे पता क्या चलता है हमें कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस उस टाइम पे कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, और वो कृष्ण को उन्होंने लिखा हुआ है कि डियोनिसिस या फिर हरकुलिस से उन्होंने कृष्ण भगवान को कंपेयर किया है। उसके अलावा उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जितने भी ग्रीक लोग थे, ग्रीक राइटर हैं, उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, हाई मोरल कैरेक्टर होता है, हाई मोरल वैल्यूज होती हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, मतलब जो मेगास्थनीज हैं, वो ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द कंटेंटमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। इंडिया में कभी फेमाइन नहीं आया। इंडियन रूलर्स जो होते हैं, भले ही वो लड़ाई भी कर रहे हो, लेकिन वो कभी भी कल्टीवेटेड सॉइल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की तारीफ की है। उसके अलावा जो मेगास्थनीज का काम है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ गलतियां हैं, कुछ मेजर फॉल्ट्स हैं। जैसे कि उन्होंने जो लोक कहानियां होती थी उनको बिना दिमाग लगाए, बिना रीजनेबली उनको क्वेश्चन करे, उनको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने इंडियन कल्चर को आइडियलाइज कर दिया और कंपेयर कर दिया उसको ग्रीक फिलॉसफी के साथ, ठीक है। उसके अलावा जो मेगास्थनीज थे, उन्होंने जो इजिप्ट में सोसाइटी थी वहां पे जो क्लासिफिकेशन होता था कि वहां पे 7 क्लासेस होती थी, उसी बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि भैया इंडिया में भी 7 कास्ट होती हैं। वो 7 कास्ट के उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, जैसे ब्राह्मण एंड श्रमन्स। श्रमन्स क्या होते हैं? एसेटिक यानी साधु संत। फार्मर, फिर दूसरी क्लास बोली फार्मर, हर्ड्समैन एंड हंटर्स की। तीसरी बोली उन्होंने आर्टिसन एंड ट्रेडर की। चौथी बोली सोल्जर, 5वें ओवरसीयर्स, और फिर किंग काउंसलर्स। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी क्लास बता दी, 7, जो कि करेक्ट नहीं है। ये एक मेजर गलती ये है। उसके अलावा मेगास्थनीज ने क्या किया कि जो इंडियन कास्ट सिस्टम के जो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको जरूर आइडेंटिफाई किया, जो बहुत अच्छा लगा कि इंडियन कास्ट सिस्टम एक तो एंडोगेमिक है। एंडोगेमिक का मतलब ये विद इन कास्ट ही शादी होती है, और हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है, मतलब जो बाप का काम वही बेटे का काम। लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार। यहां पे स्ट्रैबो जो एक और राइटर हुए, उन्होंने गलत बोल दिया कि इंडियंस जो हैं, इंडियन को राइटिंग या स्मेल्टिंग नहीं आती है, उन्होंने कभी वाइन नहीं पी है एक्सेप्ट एट सैक्रिफाइस। तो ये कुछ गलतियां हैं स्ट्रैबो की बातों में, ठीक है। तो ये तो हो गया लिटरेचर की भैया मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमें कहां से पता चलता है, मौर्यन साम्राज्य के बारे में हमें कहां से पता चलता है, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में पता होना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें मेगास्थनीज की इंडिका किताब के बारे में पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी मेन कहानी, मेन सब्जेक्ट, दैट इज मौर्यन डायनेस्टी। तो भैया मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य साहब। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा समझ लो, इन्होंने 324 से लेके या 321 से लेके 297 तक, ये एक्सेप्टेड टाइमलाइन है, थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस दिखे परेशान नहीं होना है। तो इसके फाउंडर थे, और इन्होंने नंदा एम्पायर को जब हराया था तो नंदा एम्पायर की जो आर्मी थी वो इन्होंने रख ली एक तरीके से। इन्होंने पूरे नॉर्थ को कॉन्कर किया, नॉर्थ वेस्ट को किया, पेनिनसुलर इंडिया को किया। बट
अब दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है इनके ओरिजिनेशन, ये आए कहां से, उसको लेके काफी कंफ्यूजन है, काफी डिबेटेबल टॉपिक है कि भैया व्हाट इज द ओरिजिन एंड कास्ट ऑफ मौर्यन फैमिली। इनकी कास्ट क्या, क्या ये क्षत्रिय थे, क्या ये ब्राह्मण थे? हर किताब में, हर टेक्स्ट में अलग मिलता है। जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिग निकाया, महावंशा और दिव्य वादना की अगर हम बात माने तो इनका कहना है कि जो मौर्यंस हैं वो क्षत्रिय मौर्य क्लैन से बिलोंग करते हैं और ये साख्या जो क्लैन था उससे एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो बुद्धिज्म का मानना है। अब ऐसा हो सकता है कि अशोका ने बुद्धिस्ट को काफी पेट्रोनाइजेशन दिया था, हो सकता है इसीलिए वो इनको हाई स्टेटस का बता रहे हो। बट अगर हम ब्राह्मणिकल यानी जो हिंदू के सोर्सेस हैं उनकी बात माने तो वो ये बोलते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन फैमिली है, वो शूद्र और हेरेटिक्स की शूद्र हैं, मतलब वो लोग शूद्र ओरिजिन के हैं। ठीक है, और ऐसा में भी वो लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मौर्यंस ने हमेशा हेट्रोडॉक्स वो रिलीजन होते हैं जो वेदास में नहीं मानते, जो वेदास के ऑथेंटिसिटी को नहीं मानते हैं। हेट्रोडॉक्स में आते हैं आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका और एक और है चार्विका। तो ये सारे हेट्रोडॉक्स एक तरीके से फिलॉसफीज है। तो हो सकता है जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन को पेट्रोनाइजेशन दे रहे थे, बिंदुसारा जो है वो आजीविका को पेट्रोनाइजेशन दे रहे थे, अशोका पेट्रोनाइजेशन दे रहे थे आपके बुद्धिज्म को। तो हो सकता है इसीलिए ब्राह्मण्स ने इनको शूद्र या हेरेटिक बोल दिया हो। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि ये जो मौर्यन फैमिली है वो नंदा एम्पायर से एसोसिएटेड थी। कैसे एसोसिएटेड थी? विष्णु पुराण नामक एक किताब है, उसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा बोला जाता है ये सबसे बड़े बेटे थे। किसके? नंद किंग, जो नंदा किंग है एक, जिनका नाम है सर्वथा सिद्धि, और एक उनकी रानी हुआ करती थी मूरा जो कि एक हंटर की बेटी थी। तो ऐसा माना जाता है एक क्षत्रिय और एक हंटर की बेटी के बीच का एक बेटा हुआ जिसको लोगों ने फिर हटा दिया। तो इसीलिए भी ऐसा बोला जाता है कि नंदा एम्पायर से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय थे, और कोई बोलता है शूद्र या हेरेटिक थे। सो दिस इज द स्टोरी। समझ में आ गया नंदा एम्पायर के मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब अगर इतना समझ में आ गया तो सबसे पहले जो ऑर्डर होता है पढ़ने का हिस्ट्री में, पहले हमने जान लिया इनके सोर्सेस के बारे में, फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब जानते हैं जो इसके फाउंडर हैं यानी चंद्रगुप्त मौर्य साहब के बारे में। ये देख लो, इनका कार्यकाल आपके सामने है। करीब अगर 321 से मानते हो तो 24 साल का है और अदरवाइज 27 साल इन्होंने राज्य किया है। इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की विद दी हेल्प ऑफ उनके जो मेंटोर थे कौतल्य साहब। ठीक है, ऐसा माना जाता है, मतलब इतनी संभावना है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया पंजाब में। फिर पंजाब से अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखते हुए यहाँ पे आपका पंजाब है, राइट। पंजाब से फिर ये ईस्टवर्ड मूव करना शुरू करते हैं अंटिल ही गेन कंट्रोल ऑफ मगध एम्पायर। मगध यहाँ पे है कहीं पे। तो ऐसे वो ट्रेवल किया उन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्ट्रेटेजी, ऐसा बिलीफ है चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल ड्रॉन फ्रॉम द इंस्टेंस वेर ही विटनेस्ड अ वुमन scolding her child from eating from the center of her dish because it is bound to be hotter than the sides। समझाता हूं ये क्या एनालॉजी है। उन्होंने, चंद्रगुप्त ने एक बार नोटिस किया था कि एक लड़के ने जो खाना था वो थाली के बीच में से खा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे डांटा। माँ ने बोला बेटा बीच में से मत खाओ, बीच में जो खाना है वो ज्यादा गर्म होगा, साइड में खाना ठंडा होगा। अगर तुम बीच से खाना खाओगे तो जल जाओगे, बेटर है तुम साइड से खाना खाओ। तो यहीं से उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर मैं नंदा एम्पायर को हराना चाहता हूं तो क्यों ना सबसे पहले कोने से उठाना शुरू करूं, यानी पहले पंजाब में अपने आप को स्थापित करूं और फिर सेंटर तक पहुंचूं, यानी मगध एम्पायर तक पहुंचूं। गॉट इट? तो भाई मौर्य ये भी पता चल गया। तीसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य को जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स हैं वो इसको सेंड्रोकॉटस से आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब वो इसको सेंड्रोकॉटस बुलाते हैं। तो ये कंपैरिजन कि सेंड्रोकॉटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ये आइडेंटिफाई किया था विलियम जोन्स ने। ग्रीक सोर्स ये भी बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर की मीटिंग भी हुई थी। उसके अलावा ऐसे भी कुछ हमें कथाएं सुनने को मिलती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, जिन्होंने मेगास्थनीज को एम्बेसडर बना के भेजा था, इनके बीच में भी लड़ाई हुई थी। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के एक जनरल थे। ठीक है, जनरल थे। तो ऐसा है
and after his death he had succeeded gaining control over Asiatic province. चंद्रगुप्त मौर्य defeated him around 301 BC. मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया भी है, और जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने जो कांधार वाला एरिया है अफगानिस्तान का, और बलूचिस्तान वाला एरिया है, और अफगानिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बीच में आने वाला एरिया जैसे कि काबुल, हेरात, गांधार, ये सब हार के बाद सेल्यूकस निकेटर हार गए थे। उसके बाद उन्होंने ये एरिया दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, और बदले में ले लिए थे 500 एलिफेंट। कांधार एरिया जो है अफगानिस्तान का, उसको उस टाइम पे लिखा गया ग्रीक उसमें आर्कोशिया, और बलूचिस्तान को बोला गया गैड्रोशिया, और जो अफगानिस्तान और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीच की जगह है जहां पे काबुल वगैरह आते हैं, हेरात या गांधार आता है, उसको बोला गया पैरापोमी सदाए। तो ये एरियाज चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर। सेक्युलस निकेटर कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर के जनरल। अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसने अपने सारे साम्राज्य को जनरल्स को अपॉइंट कर दिया था। उन्हीं में से एक जनरल था सेल्यूकस निकेटर। उसने चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई की और वो हार गया। बदले में उसने कांधार का एरिया दे दिया, उसने बलूचिस्तान वाला एरिया दे दिया, काबुल, हेरात, गांधार दे दिया। ये सारे एरिया दे दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और बदले में 500 एलिफेंट लिए थे। ठीक है। उसके बाद सेल्यूकस ने एक एम्बेसडर भी भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसका नाम है मेगास्थनीस, जिसने इंडिका नाम की किताब भी लिखी। मौर्यन एम्पायर के इनको एक चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है, जिन्होंने इतना वास्ट एम्पायर जिसके अंतर्गत बिहार, नेपाल, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दक्कन, ये सब आता था। अगर हम जैन टेक्स्ट और ट्रेडिशन की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया, और फिर बाद में जब वो अपने राजपाट से मतलब मन भर गया उनका, तो वो चले गए थे श्रवण बेलागोला, जो कि मैसूर में है। श्रवण बेलागोला में चले गए थे। यहां पे एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बनी हुई है एक तीर्थंकर की। आप ये बताइए वो किस तीर्थंकर की मूर्ति बनी हुई है? श्रवण बेलागोला में। ठीक है। और ये गए थे यहां पे मैसूर गए थे किसके साथ? भद्रबाहु, जो कि एक दिगंबर हैं, और वहीं पे उन्होंने सलेखना को क्या कहते हैं कमिट किया था। सलेखना का मतलब क्या होता है? डेथ बाय स्टारवेशन। तो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य साहब की कहानी पूरी। अब अगर बात करें उनके बेटे बिंदुसार, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने अपने बेटे को राजपाट सौंप दिया था और खुद चले गए थे कहां पे? साउथ चले गए थे, मैसूर, श्रवण बेलागोला, क्योंकि वो जैन लोगों की एक पवित्र भूमि मानी जाती है। तो बिंदुसार आते हैं 297 में, और वो राज करते हैं 273 तक। पहले क्या था टाइमलाइन? 321 से लेके 297, फिर 297 से लेके 273 तक। क्लियर है भाई? एक सेकेंड। ओके। तो आपके बिंदुसारा जो हैं उन्होंने राज किया करीब करीब 24 साल तक। ग्रीक राइटर बिंदुसारा को दूसरे नाम से बुलाते थे, जिसका नाम था अमित्रोशात्स। अमित्रोशात्स का मतलब होता है जो अपने दुश्मनों का खात्मा कर दे। अमित्रो यानी दुश्मन, शेत्स मतलब खात्मा कर दे। अगर हम महाभारत की बात माने तो इनको अमित्र घाट भी बोला जाता है, यानी दुश्मनों को मौत के घाट उतार दे, अमित्र घाट। तो दोनों नाम किसके हैं? बिंदुसारा के हैं। अगर हम बुद्धिस्ट सोर्सेस की माने, देखिए बुद्धिस्ट सोर्स एकदम से बिंदुसारा के ऊपर चुप हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन इनके बारे में हमें पता चलता है कि अजीविका सेक्ट जो है, अजीविका सेक्ट की स्टोरीज में ऐसा पता चलता है कि एक फ्यूचर टेलर ने एक प्रोफेसी की थी, मतलब एक भविष्यवाणी की थी कि जो बिंदुसारा का बेटा होगा वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट होगा, और इनका बेटा अशोका हुआ बाद में। ठीक है, बस इतना हमें पता चलता है ऐसे सोर्सेस से। उसके अलावा बिंदुसारा के ऊपर कुछ क्रेडिट दिया जाता है। जैसे क्या क्रेडिट है कि 2 समुद्रों के बीच में आने वाला पूरा भूमि इन्होंने जीत लिया था, यानी एक तरफ आपका अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, सब कुछ जीत लिया था इन्होंने। एक तिब्बत में मॉन्क है जहां पे वज्रयान स्कूल जो है बुद्धिज्म का वो स्थापित है। तो उनके गुरु हैं जिनका नाम है तारानाथ, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में लिखा था में लिखा है कि बिंदुसारा जो है वो बहुत ही बड़े ग्रेट लॉर्ड रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ दी जो स्टेट्स दैट की जो बिंदुसारा के जो एक जो वो है चाणक्य,
He destroyed the nobles and kings of 16 town and made him master of all the territory between the eastern and western sea. तो ये ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. ग्रीक सोर्स की अगर बात माने तो इनके वेस्टर्न किंग्स के साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे. स्ट्रैबो, एंटियोकस, स्ट्रैबो जो एक राइटर हैं, ग्रीक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि जो एंटियोकस जो सीरियन किंग थे, उन्होंने एक अपना एम्बेसडर भेजा था, डेमाइकस. सिमिलरली प्लेनी बोलता है कि जो टॉलमी सेकंड थे इजिप्ट के, टॉलमी सेकंड, उन्होंने डायोनिसियस नाम का एक एम्बेसडर भेजा था इंडिया में. तो यानी इससे में ये पता चलता है कि उनके वेस्टर्न में जो ईरान वगैरह है, इजिप्ट है, सीरिया है, तो उसके साथ भी रिलेशन हुआ करते थे. दिव्यवादना नाम का जो बुद्धिस्ट एक लिटरेचर है, उससे में पता चलता है कि उनके बेटे बिंदुसारा के बेटे अशोका के बारे में भी लिखा हुआ है कि probably during his reign there is a mention of his son Ashoka who quelled a rebellion against the wicked minister at तक्षशिला. तो ये पता चलता है. उसके अलावा इन्होंने अजीबिका सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था. इनके अंतर्गत जब इनका राजपाट चल रहा था तो पूरा सब कॉन्टिनेंट, एंटायर सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर हिम. ठीक है, तो ये थी. अब बात करेंगे हमें अशोका एम्पायर के बारे में. अशोका के बारे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो हमने अभी देखा कि 273 तक आपके रहते हैं बिंदुसारा भाई साहब. फिर अपना कुछ रेवलियन टाइम आता है जो चलता है भैया आपका 273 से लेके 268 तक. फाइनली 268 में क्या होता है, अशोका आ जाते हैं. तो 4 साल का सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट चलता है. दिव्य वादना की बात माने तो बिंदुसारा चाहते थे कि उनके बेटे सुशीमा राजगद्दी को संभालें, लेकिन अशोका जो हैं, अशोका को पसंद करते थे बिंदुसारा के मिनिस्टर्स. और इन्हीं मिनिस्टर्स, इन्हीं मंत्रियों की मदद से, इन्हीं मिनिस्टर, स्पेशली इसमें एक मिनिस्टर का नाम है राधा गुप्ता, उसकी मदद से अशोका ने क्या किया था कि अपने 99 भाइयों को मार के राजगद्दी हासिल की थी, मगध का थ्रोन हासिल किया था. और ये जो लड़ाई है वो 4 साल तक चलती रही थी. तो इसीलिए जो बीच में आप गैप देख रहे हो वो गैप है. फाइनली 268 में जाके आपके अशोका जो हैं, अशोका दी ग्रेट, राजगद्दी पे आते हैं. He was appointed as the viceroy of तक्षशिला एंड उज्जैन. जब बिंदुसारा का कार्यकाल चल रहा था तो तक्षशिला और उज्जैन का साम्राज्य कौन संभाल रहे थे? कौन था वाइसरॉय? हमारे अशोका भाई साहब थे. उसके अलावा अशोका को समय अनंत काल से, मतलब देख लो चाहे एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, सब टाइम का ग्रेटेस्ट किंग माना गया है. ये एक ऐसा पहला रूलर था जो आम पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट करता था. जैसे आज हमारे नरेंद्र मोदी भाई पीएम है जो मन की बात के माध्यम से लोकल पब्लिक से कांटेक्ट रखते हैं, वैसे ही अशोका एक ऐसा पहला रूलर हुआ कि जो आम जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट करता था. किसके माध्यम से? इंस्क्रिप्शन. टोटल 33 इंस्क्रिप्शन, फेमस इंस्क्रिप्शन है, जो यानी पत्थरों, दीवारों, पिलर्स के ऊपर लिख के किंग बताता है कि भैया कत्ल करना गलत काम, चोरी करना गलत काम, वरना मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा. तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट किया उन्होंने इस माध्यम से. अशोका को बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे कि बुद्धा शाक्य, बुद्धा शाक्य एंड अशोका, ये नाम दोनों लिखे हुए हैं. उनकी एक मस्की की एडिक्ट है वहां पर. धर्म अशोक, ये सारनाथ जो पिलर है, सारनाथ इंस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा हुआ है धर्म अशोक इनका नाम. उसके अलावा इनको देवनाम पिया भी बोला गया, यानी जो कि भगवान का, ईश्वर का जो प्रिय है, देवनाम पिया. पिया दासी दिया गया, एक जो जिसका जो अपीयरेंस है काफी प्लीजिंग है. और अगर हम ये सारे जो नाम है ये हमें कहां से पता चलते हैं? श्रीलंका में जो कहानियां चलती हैं बुद्धिज्म की, दीपवंशा और महावंशा, वहां से. ठीक है, पियादासी, देवनाम पिया. धर्म अशोक कहां से पता चलता है? सारनाथ इंस्क्रिप्शन से. अशोका और बुद्ध शाक्य ये कहां से पता चलता है? मस्की की एडिक्ट से. एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोक वादना. इसमें बताया गया है कि अशोका की जो मदर थी, अशोका की जो मां थी, वो एक ब्राह्मण की बेटी थी. चंपा एक जो जगह है वहां पे एक ब्राह्मण हुए, उनकी बेटी जो थी वो इनकी मां थी. और इनकी मां का नाम था सुभद्रांगी. एक ऐसा बिलीफ है कि अशोका को अशोका नाम इसलिए दिया गया कि वन हु इज विदाउट सॉरो, क्योंकि जब जैसे ही इनकी मां ने इनको जन्म दिया तो इनके मां और बाप यानी बिंदुसारा और जो सुभद्रांगी थी उनका मिलन हुआ था दोबारा से. ठीक है, तो अशोका मीन्स समवन हु इज विदाउट सॉरो. एक और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो श्रीलंका में लिखे गए हैं, दीपवंशा और महावंशा, उसमें
अशोका की सारी क्वीन के बारे में बड़े डिटेल्ड मैनर में दिया हुआ है कि अशोका की लव मैरिज हुई थी किसके साथ, उनकी जो वाइफ है महादेवी, जो विदिशा में एक मर्चेंट की बेटी थी, विदिशा के एक मर्चेंट की बेटी थी जिसका नाम है महादेवी, उनके साथ लव मैरिज हुई थी। जो बाद में महेंद्र की माँ और क्या कहते हैं संघमित्रा की माँ बनी। ये दो अशोक के ऐसे सेलिब्रेटेड चिल्ड्रन हैं जिन्होंने श्रीलंका वगैरह जाके बुद्धिज्म को काफी प्रोपोगेट और स्प्रेड किया था। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, ये जो दीपवंशा और महावंशा नामक जो किताबें हैं, पुराण हैं, जो इसमें हमें इनकी और भी रानियों के बारे में पता चलता है, जैसे अशांति मित्ता, पद्मावती, तिशार खीता एंड कारुबाकी। ठीक है, तो वैसे तो ऐसा बोला जाता है इनकी मेन 4 थी, लेकिन ये जो कारुबाकी हैं इनके बारे में मेंशन है जो इलाहाबाद का पिलर है उसके थ्रू, इसीलिए इसको क्वींस एडिक्ट भी बोला जाता है, जहां पे इनको प्रिंस तिवारा की मां के तौर पे दर्शाया गया है। ओनली सन ऑफ अशोका टू बी मेंशन बाय नेम इन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इनकी वाइफ के नाम याद रखना, स्पेशली महादेवी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए भाई अगर हम इनके एम्पायर के एक्सटेंट की बात करें, अशोका के एम्पायर की, इनका जो टेरिटरी थी वो हिंदू कुश से लेके बंगाल तक, अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेके पूरे इंडिया में सब जगह फैला हुआ था, सिर्फ फार साउथ का थोड़ा सा एरिया बचा हुआ था। अकॉर्डिंग टू रॉक एडिक्ट नंबर 13, इससे हमें पता चलता है which inhabited by Cholas and Pandyas and according to rock edict by केलापुत्र and सत्यपुत्र। मतलब जो इनकी रॉक एडिक्ट 13 है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कुछ रॉक एडिक्ट हुआ करती थी। ठीक है, इन रॉक एडिक्ट को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट टोटल हैं 12 प्लस 2 सेपरेट एडिक्ट हैं और माइनर वाली हैं 6। तो ये जो रॉक एडिक्ट हैं यानी बड़े बड़े पत्थरों पे राजा के निर्देश लिखे हुए हैं, तो ऐसी जो 13वें नंबर वाली जो रॉक एडिक्ट है उससे हमें पता चलता है, उसमें लिखा हुआ है कि चोलास और पांड्यास रूल करते थे साउथ में। और जो उनकी रॉक एडिक्ट 2 है उससे पता चलता है कि केलापुत्र और सत्यपुत्र, पांड्यास को सत्यपुत्र बोला होगा मे बी, ये रूल करते थे साउथ में, मौर्यन एम्पायर के साउथ यानी नीचे वाले एरिया में। अगर हम बात माने जो ग्रीक समकालीन लोग थे, जैसे कि एंटोकियस ऑफ सीरिया या टॉलमी ऑफ इजिप्ट या एंटीगोनस ऑफ मैसेडोनिया या मग्गास ऑफ लिबिया या अलेक्जेंडर ऑफ एपीरस, तो ये सारे अशोका के एडिक्ट्स में मेंशन है। तो ये सारे इनके समकालीन हुआ करे होंगे। अशोका ने काफी डिप्लोमेटिक मिशंस वगैरह भी एक्सचेंज किए हैं बड़े बड़े लोगों से, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें इनके फेथ की, ये क्या मानते थे, तो ये बुद्धिज्म के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। अगर 2 किताबें बुद्धिज्म की किताबें महावंशा और दीपवंशा की बात माने तो ऐसा बोला जाता है कि अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने के पीछे हाथ था उनके नेफ्यू जिसका नाम है निग्रोधा मॉन्क बन गया था 7 साल की उम्र से ही। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया था, तो वो आया होगा अशोका के पास और उसने उनको कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में। अगर हम दिव्य वादना की बात माने तो समुद्र नाम का एक मर्चेंट होता था, वो मॉन्क था, उसने इनको बुद्धिज्म में लेके आया, मतलब कन्वर्ट करवाया। ये अशोका के एफर्ट थे कि बुद्धिज्म पहली बार इंडिया से बाहर गया। और स्पेशली अगर हम श्रीलंका, जिसको सिलोनी, जिसको हम अनुराधापुर के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पे इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा, जो जिनकी मां कौन है, महादेवी, जो किसकी बेटी है, विदिशा के मर्चेंट की बेटी थी। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे धर्म महामत्तास को भी अपॉइंट कर रखा था, ऐसे लोग, ऐसे ऑफिशियल जो कि धर्म को ही प्रपोगेट करेंगे। उसमें तो ये इसके लिए क्या टर्म है, धर्म महामत्ता से, ये याद रखना। उसके अलावा तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 250 BC में हुई थी, ये अशोका ने करवाई थी। सेकंड वाली किसने करवाई थी, काल अशोक ने। पहली वाली किसने करवाई थी, अजात शत्रु ने। और 4th वाली किसने करवाई थी, कनिष्क ने। याद रखो यार, ठीक है। तो तीसरी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। पहली कहां पे हुई थी, राजगिरा में। दूसरी कहां पे हुई थी, वैशाली में। चौथी कश्मीर में। पहली वाली को किसने प्रिसाइड किया था, महाकोशाल। दूसरी वाली को किसने प्रिसाइड किया था, सवाकमी। तीसरी वाली को किसने प्रिसाइड किया था, चलो अब ये बता दो, और चौथी किसने किया था वो आप बता दो, ठीक है।
तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है और इसके दौरान ही ये डिसाइड किया जाता है कि बुद्धिस्ट मिशनरीज को सिलोन और स्वर्ण भूमि भेजना चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड धर्म यात्रा टूर था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके तहत वो लुम्बिनी विजिट करने गए थे जो कि बुद्धा की बर्थ प्लेस है। इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर रखा था, एनिमल स्लॉटरिंग बैन कर रखी थी। इन्होंने बहुत सारे सराय, हॉस्पिटल, धर्मशाला, बहुत सारी ये सारी चीजें निर्माण भी किए हैं। तो ये हो गए हमारे अशोका दी ग्रेट। हमने किन किन के बारे में बात कर ली? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका के बारे में। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? बृहद्रथ। बृहद्रथ सबसे मतलब एक तरीके से लास्ट किंग थे हमारे मौर्यन डायनेस्टी के, जिनको इनके ही मिलिट्री कमांडर जिसका नाम है पुष्यमित्र सुंग आए 187 में, उसने मार डाला था। और फिर स्थापना होती है सुंगा डायनेस्टी की, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चरों में बात करेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन, जिनके ऊपर पेपर्स में काफी क्वेश्चन आते हैं कि अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में भैया कुछ बताइए, है ना। तो हमें अशोका की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? उनके इंस्क्रिप्शन की मदद से। ये जो इंस्क्रिप्शन है वही हमें अशोका के कार्यकाल के बारे में बताते हैं, उनकी क्या फॉरेन डिप्लोमेसी थी, क्या डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, धर्म को या धम्म को वो क्या मानते थे या समझते थे, या उनका एम्पायर कितना विस्तारित था। इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है अशोका के इंस्क्रिप्शन की मदद से। अगर देखें तो टोटल 33 इंस्क्रिप्शन हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इन इंस्क्रिप्शन को डिवाइड किया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी कि कुछ है मेजर रॉक एडिक्ट, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12+2 से याद रखो। फिर है माइनर रॉक एडिक्ट जो है 6। फिर है सेपरेट रॉक एडिक्ट। अच्छा, तो ये 2 यहां जाएंगे। 2 सेपरेट रॉक एडिक्ट हैं, 12 मेजर रॉक एडिक्ट हैं। उसके बाद हैं आपके मेजर पिलर एडिक्ट, वो मेरे ख्याल से 7 हैं, और माइनर भी 7 ही होने चाहिए। 14 और ये हो गए 20। हाँ, तो टोटल ये 6 हो गए होंगे माइनर वाले। तो इस तरीके से आपके टोटल 33 इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा फेमस हैं। ये जो एडिक्ट्स थे, जब इनका अगर हम इनका टोटल कार्यकाल का जो पहला वाला भाग देखते हैं, उस दौरान इन्होंने रॉक सरफेसेस पे इंस्क्राइब करवाया था, और बाद में फिर उन्होंने पिलर इंस्क्रिप्शंस को स्थापित करवाना शुरू कर दिया था। और ये कहां पे हुआ करते थे? स्पेशली वहां पे जहां पे लोग वगैरह आसानी से पढ़ सकें लोगों के बीच में, और इसी बेसिस पे इनको माइनर और मेजर रॉक एडिक्ट्स बोला गया। आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एम्पायर, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ पब्लिक सेटलमेंट वेयर पीपल कैन इजिली रीड दीज एडिक्ट्स। ठीक है। पिलर एडिक्ट क्या है? जो उनके कार्यकाल का लेटर भाग था, लेटर हाफ पार्ट था, उस टाइम पे उन्होंने पिलर एडिक्ट बनवाए। ये जो पिलर हुआ करते थे अशोका के पिलर, ये याद रखना, मैंने ये आपको उसमें पढ़ाया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया कि जो अशोका के पिलर्स हुआ करते थे, पता इनकी खास बात ये थी, बहुत ज्यादा पॉलिश थे ये, और ये मोनोलिथिक थे, मतलब एक ही पत्थर के बने होते थे और बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड हुआ करते थे। ये जो पत्थर होता था वो पत्थर होता था सैंडस्टोन, और ये पत्थर आता कहां से था? तो चूनार माइंस है वाराणसी में, वहां से लेके आया जाता था ये पत्थर, और ये पिलर बनाए जाते थे। चूनर जो माइंस है वो कहां पे? वाराणसी के पास है। अब और इन पिलर की खास बात है, इन पिलर के ऊपर एक मोटिव हुआ करता था, एक एनिमल का कैपिटल हुआ करता था। ठीक है। और यहाँ पे एबेकस हुआ करता था, ये एबेकस बेल शेप का होता था, लोटस वोटस कुछ भी हो सकता है, ये अभी फोटो आएगा उसमें आप देख लेना। तो एनिमल इतनी अच्छे से बनाते थे जिससे हमें पता चलता था उस टाइम की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज के बारे में। ठीक है। और ये जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं ये लार्जली कन्फाइंड हैं गंगा प्लेन्स में, और इसके पीछे का कारण रहा होगा क्योंकि ये पिलर जो मोनोलिथिक हैं, काफी हैवी होते होंगे, तो इनको नदियों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा। इनके ऊपर जो लिखा हुआ है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो कहीं पे ब्रह्मी लैंग्वेज में है, कहीं पे खरोस्ती, स्पेशली जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है यानी अफगानिस्तान वाला एरिया, वहां पे खरोस्ती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अरमाइक लैंग्वेज में, या फिर कहीं कहीं पे ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऐसा जेम्स प्रिंसेप ने बताया हमें। उसके अलावा एक और बहुत बात है, इंटरेस्टिंग बात, कि इनके जो भी ये ग्रीक या अरमाइक वर्जन है, तो वहां पे बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी लैंग्वेज में है, तो जहां पे अरमाइक और ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन, वहां पे बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया हुआ है। दूसरा फैसिनेटिंग ये है कि ये जो एडिक्ट्स हैं, यहां पे जो फिलोसफिकल बातें लिखी हुई हैं वो
उस जो भी बातें हैं वो जिस लैंग्वेज में डिलीवर की गई होंगी उसी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। जैसे कि देखो, जो एडिक्ट्स हैं अरमाइक में लिखे गए हैं, तो वहां पे जोरास्ट्रियन ही कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, क्योंकि ये उन्हीं की लैंग्वेज है तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शंस में बुद्धा के टीचिंग्स के ऊपर ज्यादा आइडियाज नहीं है, स्पेशली जो उनके की आइडियाज थे, जैसे कि 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, 4 नोबल ट्रूथ या निर्वाण, उन सब के बारे में नहीं है। पर लेकिन जो उनकी आपको पता होगा कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था अशोका ने धम्म को, तो धम्म के बारे में लिखा हुआ है, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ड्रॉन हुआ है बुद्धिज्म टीचिंग से ही, बुद्धिज्म से ही प्रेरित था। लेकिन जो बुद्धा के की आइडियाज हैं, अष्टांगिक मार्ग, या बुद्धा का एक और आइडिया है ये सारा निर्वाण, या फिर 4 नोबल ट्रूथ, तो उन सब के बारे में इनके एडिक्ट्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अशोका के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है धम्म के बारे में। धम्म इज अ प्राकृत फॉर्म ऑफ धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ, जो सदैव सच है, जो एकदम अपराइट है, राइटियसनेस है, सोशल और रिलीजियस ऑर्डर को जो दर्शाता है, दैट इज धर्म। और ऐसा बोला जाता है ये जो धम्म का कॉन्सेप्ट है ये इंस्पायर्ड है बुद्धिस्ट में उपासक धम्म, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी कॉमन पब्लिक के लिए, उससे प्रेरित था। बट एकदम सेम नहीं है, थोड़ा सा इसमें अशोका ने डिफरेंस किया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस किए हुए हैं। अशोका का धम्म जो है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से कि ये बुद्धिस्ट स्पेसिफिक है, हिंदू स्पेसिफिक है या जैन स्पेसिफिक है। ये एक तरीके से ऐसा है कि जिसमें हर कास्ट, हर क्रीड का, हर वर्ग का, हर क्लास का इंसान आ सकता है, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। ये एक तरीके से कोड ऑफ एथिक्स है कि अगर आप लोग सक्सेसफुली सोशल लाइफ को जीना चाहते हो तो इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स का फॉलो करो, इन सिद्धांतों का पालन करो। जैसे कि इसमें बात की जाती है, इनका जो धम्म का कॉन्सेप्ट है नॉन वायलेंस की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, तो इन सब के बारे में है। ठीक है। उसके अलावा ये अपने एथिकल बिहेवियर को गाइड करता है, ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में ये धम्म में ये हमें बताता है। दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। अब हमें क्या करना है, 14 मेजर रॉक एडिक्ट और उनके क्या मैसेजेस हैं उनके बारे में पढ़ना है, पर ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज लेक्चर की लेंथ काफी बड़ी हो गई है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी, यहां से कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे प्लीज आप उनके जवाब देना, जैसे कि रुद्र दमन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, या जो हमारी 3rd और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको किसने प्रिसाइड किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, राइट। सुदर्शन लेक कहां पे बनाई हुई है। तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को देना है। लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों, इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसके माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street019990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, तस्वीदानिया।